ऑलराइट गाइस, तो फाइनली यहाँ पे सोलो लेवलिंग का 5th एपिसोड आ चुका है और एपिसोड की शुरुआत में यहाँ पे हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। और यहाँ पे भाई जिन्वो कंटिन्यूअसली अपने वर्कआउट पे ध्यान दे रहा होता है, लेकिन उसी वजह से उसकी बॉडी काफी ज्यादा कमाल की हो चुकी होती है। और इसका एक साइड इफेक्ट ये है कि जो सारी नर्सेज होती है हॉस्पिटल के अंदर, वो काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है भाई उसकी बॉडी को देख के। वो यही कहती है कि उन्हें पहले लग रहा था कि वो तो एक नॉर्मल सा बंदा है, इतना कुछ खास भी नहीं दिखता, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि उसकी इतनी कमाल की बॉडी है। और ऐसा लग रहा है कि उसका फिजिकल अपीयरेंस चेंज हो चुका है क्योंकि वो कंटिन्यूअसली वर्कआउट कर रहा है। जब यहाँ पे एक नर्स इधर रूम के अंदर आती है तो जिन्वो ने अपनी शर्ट उतार रखी होती है और वो यही सोचती है कि यार क्या बात है, कमाल की बॉडी है इसकी। तो और वो यहाँ पे उसको बताने के लिए आई होती है कि आज उसका डिस्चार्ज होने वाला है, ठीक है ना। इससे पहले कि जिन्वो यहाँ से जाए, वो लड़की यानी कि वो नर्स जिन्वो से उसका नंबर मांगती है, कांटेक्ट इन्फो। वहीं जिन्वो मन में सोचता है कि शायद वो इसलिए मांग रही है कि उसे टेस्ट रिजल्ट की रिपोर्ट्स वगैरह भेजनी होंगी, जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं, ठीक है। तो वो अपना नंबर भी उसे दे देता है। मतलब यार जिंदगी हो तो ऐसी, वरना मतलब फायदा क्या है जिंदगी का, है कि नहीं। एनीवे हमें यहाँ पे दूसरी ओर एक एस रैंक के हंटर टेक का सीन दिखाया जाता है और उसकी काफी कमाल की एबिलिटीज होती है और उसका इंटरव्यू हो रहा होता है यहाँ पे, ठीक है ना। वो बताता है कि वो पहले एक फायर फाइटर हुआ करता था और जब वो डंजन में लड़ता तो उसके अलावा उसे काफी कड़ी ट्रेनिंग करते रहना पड़ता है, नहीं तो उसके इंस्टिंक्ट्स स्लो हो जाती है। ये न्यूज जिना देख रही होती है और वो स्कूल जाने के लिए रेडी होती है। वो जब जिन्वो को बुलाती है तो जिन्वो इधर ऑलरेडी उठ चुका होता है और वो नोटिस करती है जिन्वो की हाइट भी बढ़ चुकी है, साथ ही साथ उसकी भाई एब्स वगैरह भी आ चुकी है। तो वो कहती है कि क्या तुम वर्कआउट वगैरह कर रहे हो क्या? ये सही है यार लड़के लोगों का, तुम लोग ट्रेनिंग करके इतने हाइट भी बढ़ा लेते हो अपनी, वाह। चलो मैं यहाँ से चलती हूँ। तो जिना इधर से चली जाती है और जिन्वो भी नोटिस करता है कि यार उसकी मसल्स काफी ज्यादा आ चुकी है और ऐसा इसलिए क्योंकि उसकी एबिलिटी स्टैट्स बढ़ चुके हैं, ठीक है ना। अगर ऐसे ही चलता रहा वो आगे चल के भाई एक बॉडी बिल्डर बन जाएगा। जिन्वो ने अपने सारे गोल्स कंप्लीट कर लिए होते हैं सिवाय रनिंग के। आज उसने 10 किलोमीटर रनिंग नहीं की होती है तो वो सोचता है कि वो बाद में कर लेगा, ठीक है। वही उसके पास कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो उसने अभी तक एलोकेट नहीं किए होते। वो थोड़ा सोचता है कि उसको किस चीज पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, स्ट्रेंथ पे या एजिलिटी पे। स्ट्रेंथ एक तरीके से वो है कि जब वो किसी के ऊपर मुक्का मारे और वो इम्पैक्ट पड़े, एजिलिटी उसके मुक्का सहने की एबिलिटी है, ठीक है ना। तो इन दोनों में ही बांट देता है इन पॉइंट्स को। ओके तभी उसके लैंडलॉर्ड का उसे फोन आता है रेंट के लिए। उसने काफी समय से रेंट नहीं भरा है और वो इतने समय से फोन भी नहीं उठा रहा था क्योंकि वो हॉस्पिटल में था, ठीक है। लेकिन एक तो बात है, जिन्वो नोटिस करता है कि वो अब पहले से तो ताकतवर बन चुका है। जहाँ पे वो पहले किसी गॉब्लिन को नहीं हरा पाता था, अब वो आसानी से उन गॉब्लिन्स को हरा देता है। तो रेंट भरना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। तो इधर वो यही सोचता है कि उसे एक हायर लेवल के गेट के अंदर जाना पड़ेगा अगर उसे ज्यादा पैसा कमाना है। तो अब क्योंकि भाई रीअवेकनिंग एक नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट नहीं है, ये काफी ज्यादा रेयर है। तो भाई अभी तो उसको एक रैंक मिल गई जो कि है ई रैंक, तो वो इतनी आसानी से बड़े वाले गेट्स में नहीं जा सकता। उसके लिए उसे कुछ कॉन्टैक्ट्स की जरूरत पड़ेगी। लेकिन वो ज्यादा भी ओपनली ये बात सबको नहीं बता सकता। मतलब इतना इजी थोड़ी ना है कि कोई इंसान अपनी मर्जी से अपने आप को लेवल अप कर ले, ये काफी रेयर चीज है। फिर तो वही जापानीज कहावत है वो ये आएगी कि भाई जो कीड़े बाहर निकली होती है उनके ऊपर हथौड़ी पड़ती है, ठीक है। भले ये कहावत हमें पूरी तरह से नहीं बताई, थोड़ी सी बताई थी, लेकिन मेरे को पता है कहावत जापानीज की, ठीक है ना। तो लाइक कर देना यार, तुम्हारा भाई जापानीज नॉलेज रखता है। यहाँ पे जिन्वो के गोल्स कंप्लीट हो गए होते हैं, इसी वजह से उसको फुल रिकवरी, एबिलिटी पॉइंट्स +3 और रैंडम लूट बॉक्स मिले होते हैं रिवॉर्ड्स के तौर पे। यहाँ पे वो आता है और मिलता है एक ग्रुप से, हंटर्स का ग्रुप होता है और इनका एक लीडर होता है ह्योंग डोंगसुक, ठीक है। तो अब क्योंकि जिन्वो एक ई रैंक का हंटर है तो भाई उसका ज्यादा कुछ काम नहीं होता जब भी वो गेट्स के अंदर जाते हैं। ये लोग भले थोड़ा बहुत मजाक भी उड़ाते हैं जिन्वो का कि भाई ये बंदा तो वही है वीकेस्ट हंटर इन द मैनकाइंड, नाम से जाना जाता है ये। तो डोंगसुक कहता है कि हे मेरे मेंबर्स के लिए मुझे माफ कर देना। देखो इस गेट में जाने के तकरीबन आधे मेंबर्स हमारे सी रैंक के होने चाहिए और टोटल 8 मेंबर्स की जरूरत है, इसलिए हमने तुम्हें यहाँ पे बुलाया है। तुम्हें लड़ने की जरूरत नहीं है, हम जानते हैं कि तुम ई रैंक के हंटर हो, तुम बस हमारा सामान उठा लेना और कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो जिन्वो पूछता है कि तुम बिना हीलर के अंदर जा रहे हो, तो डोंगसुक कहते हैं हाँ हम प्राइवेट टीम है तो उन्हें अफोर्ड करना हमारे बस की बात नहीं है, तो हम खुद मैनेज कर लेंगे, चिंता वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। तो जिन्वो मन में सोचता है भाई ये बंदे ताकतवर तो है लेकिन बिना हीलर के अंदर जाना थोड़ा खतरनाक हो सकता है। तो डोंगसुक यहाँ पे जिन्वो को एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए कहता है कि भाई अगर अंदर जिन्वो को कुछ भी हो जाता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये लोग नहीं लेने वाले, ठीक है। तो यार इस कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा होता है कि जिन्वो को 2 मिलियन येन तो मिलेंगे, लेकिन उसके अलावा जो डंजन के अंदर से 20 के द्वारा इनको जेम्स मिलेंगे उसका वो कोई हिस्सा नहीं करेंगे, उसके सिर्फ 7 ही हिस्से होंगे और
जिन्हों को कुछ भी नहीं मिलेगा उनमें से, ठीक है ना। जिन्हों को इन लोगों को देख के ही पहले कुछ गड़बड़ सी लग रही होती है, लेकिन वो शुरुआत में इनको अवॉइड कर देता है। तभी यहाँ पे एक और नया बंदा आता है जिसका नाम होता है यू जिनहो, और वो भी इन लोगों के टीम का एक मेंबर होता है और एक डी रैंक हंटर होता है। ये सिर्फ 21 साल का होता है, लेकिन इसका जो आर्मर और तलवार होती है ये काफी ज्यादा हाई रैंक की होती है। तो जिनको उसे देख के समझ जाता है कि जरूर इसके माँ बाप बहुत ज्यादा रिच होंगे, इस वजह से इसको ये सारी चीजें आसानी से मिल गई, ठीक है। इस गेट का साइज काफी ज्यादा बड़ा होता है और ये लोग पहले देख के सोचते हैं कि यार ये गेट इतना ज्यादा बड़ा है तो ये कोई हाई रैंक का गेट तो नहीं है। तो डोंगसुक बताते हैं चिंता वाली कोई बात नहीं है, ये एक सी रैंक का ही गेट है, क्योंकि इन्वेस्टिगेटर्स ने यहाँ पे 2 बार आके कंफर्म किया है। तो जिनको कहता है वैसे भी गेट के साइज से पता नहीं चलता उसका रैंक, बल्कि एसोसिएशन एनर्जी का पता लगा के ये डिसाइड करते हैं कि कौन सी रैंक का गेट है, ठीक है ना। तो जिन्हो कहता है वाह यार तुम्हें तो काफी ज्यादा नॉलेज है जिन्हो। तो जिन्हो कहता है हाँ, क्योंकि मैं काफी समय से हंटर गिरी का काम कर रहा हूँ। लेकिन वो यहाँ पे मन में कहता है कि ये पहली बार है जब मैं एक सी रैंक के गिल्ड के अंदर जा रहा हूँ, ठीक है ना। ये लोग जब यहाँ पे अंदर आते हैं तो काफी अंधेरा होता है और ये लोग लाइट वगैरह ऑन करते हैं। जिन्हो मन में कहता है कि यार इस अंधेरे को देखते मेरे को उसी वाले डंजन की याद आ चुकी है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक है। यहाँ पे ल्यूमिनेसेंट स्टोन भी नहीं होते हैं। तो जिन्हो पूछता है कि हे जिन्हो ये ल्यूमिनेसेंट स्टोन क्या होते हैं। तो जिन्हो बताता है कि ये चमकने वाले ऐसे पत्थर होते हैं जिससे कि किसी भी गुफा में या फिर डंजन में अंधेरा नहीं रहता, उसकी वजह से रोशनी मिलती है। तो जिन्हो कहता है अच्छा, तो एक तो हो गए मैजिक जेम्स जो कि हमें मैजिक बीस्ट से मिलते हैं, दूसरे हो गए माना क्रिस्टल जो कि डंजन के अंदर से मिलते हैं, और तीसरे हो गए ल्यूमिनेसेंट स्टोन जो कि गुफाओं को रोशन कर देते हैं। कितना कंफ्यूजिंग है ना। तो जिन्हो कहता है हाँ लगता तो है। यहाँ पे ये काफी अंदर तक आ गए होते हैं और इनको एक भी मैजिक बीस्ट नहीं मिला होता है। ये लोग जब यहाँ पे बीच में पहुंचते हैं तो काफी सारे टनल्स होते हैं इधर और कुछ चलने की आवाज आने लग जाती है। तो जिन्हो यहाँ पे दिमाग लगाना शुरू करता है और वो सोचते हैं कि ऐसे कौन से बीस्ट है जो कि अंधेरे में रहते हैं और एक साथ हमला करते हैं। तो भाई वो समझ जाते हैं कि ये इंसेक्ट टाइप के बीस्ट है। ओके, तो ये तैयार हो जाते हैं कि कौन सी तरफ से हमला होगा इनके ऊपर, क्योंकि काफी सारे टनल्स होते हैं। तो जिन्हो सबसे पहले अपने इंस्टिंक्ट्स का इस्तेमाल करके पता लगा लेता है कि इनके ऊपर से अटैक होने वाला है। तो वो इन सबको एक तरह कर देता है और ये सब के सब भाई एकदम रेडी हो जाते हैं और इनसे लड़ना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे जिन्हो और जिन्हो दोनों के दोनों पीछे ही होते हैं, इन दोनों को पीछे रखा जाता है और ये सारे के सारे हंटर्स लड़ रहे होते हैं इन सबसे, ठीक है ना। जिन्हो मन में यही सोचता है कि भले इनके पास हीलर नहीं है लेकिन इनका कोऑर्डिनेशन काफी ज्यादा कमाल का है, जिसको देख के ऐसा लगता है कि ये काफी समय से एक साथ काम कर रहे हैं। बात करें अगर जिन्हो की, तो उसके पास कोई भी स्किल नहीं है लेकिन उसके पास कमाल के हथियार है जिस वजह से वो आसानी से लड़ पा रहा है। यहाँ पे इन सबके सब एंट्स को हरा देते हैं और डोंगसुक इधर जिन्हो के पास आके उसका शुक्रिया अदा करता है कि उसने काफी अच्छे से दिमाग चलाया, और वो पूछता है कि तुम्हें पता कैसे चला कि हमारे ऊपर से हमला होने वाला है। तो जिन्हो कहता है कि बस अंदाजा लगाया। तो डोंगसुक कहता है क्या बात है, तुम्हारे अंदाजे ने आज हमें बचा लिया। ये लोग देखते हैं कि इन आंट्स के ऊपर तलवार से हमला नहीं हो रखा, उसके अलावा ऐसा लग रहा है कि इनके ऊपर अलग तरीके से हमला हुआ है। ये पहले से घायल थी, तो ऐसा लगता है कि यहाँ पे एक बॉस है और उससे भी इनको लड़ना होगा, ठीक है ना। बस इनको सावधान रहना होगा। वही दूसरी ओर हमें एक जिम का सीन दिखाया जाता है और ये जब एक्सरसाइज यहाँ पे कर रहे होते तभी एकदम से भूकंप टाइप आता है। तो ये बंदा पूछता है भाई चल क्या रहा है यहाँ पे, हो क्या रहा है, भूकंप आ रहा है क्या। तो दूसरा बंदा कहता है अरे चिंता मत करो, ये यहाँ पे रोज का ही है। तो नीचे हमें दिखाया जाता है कि वही हंटर होता है गिल्ड मास्टर जो कि अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है, और भाई वो एक ही मुक्के में इतने बड़े चट्टान को चीर के रख देता है भाई, मतलब इम्पैक्ट तगड़ा होता है वो, सच में खतरनाक, एक ही हिट में वो भी। वही दूसरा हमें फिर से डंजन का सीन दिखाया जाता है और ये डंजन काफी ज्यादा बड़ा है लेकिन बहुत ज्यादा खाली भी है। एक भी मैजिक बीस्ट इनको इतनी देर से नहीं मिला होता है। यहाँ पे जिन्हों बार बार जिन्हों से पूछा होता है कि ये सामान काफी ज्यादा भारी लग रहा है यार, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही ना, इतनी देर से तुम चल रहे हो। तो जिन्हों कहता है देखो कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे लड़ना नहीं पड़ रहा है, तो बिना किसी मेहनत के पैसे मिल रहे हैं, चिंता वाली कोई बात नहीं है। तो वो मन में कहते हैं हाँ चिंता वाली तो बात नहीं है लेकिन कुछ ज्यादा ही अच्छा लग रहा है ये सब कुछ तो गड़बड़ लग रही है मेरे को, लेकिन समझ नहीं आ रहा क्या। तो यहाँ पे वो याद करता है मिस्टर साउ ने उसको एक बात बताई थी, वो हमें अभी नहीं बताई जाती, ठीक है ना, मैं थोड़ी देर में बताऊंगा आपको। आगे चल के इनको और एंट्स मिलती है जिनकी पहले से वाट लगी हुई होती है और ये समझ जाते हैं कि आगे जरूर बॉस है। ये जब आगे बढ़ते हैं लाइट जलाते हैं तो इधर काफी सारे जाले टाइप होते हैं, इनको काट के आगे बढ़ते हैं और इधर भाई इतने सारे मानव स्टोन्स होते हैं, मतलब बिलियन के यार, मतलब ये सबके सब भाई अरबपति बन जाएंगे। बहुत खुश हो जाते हैं इसको देख के और काफी सारा कमाल का जैकपॉट लगा होता है इन लोगों का, ठीक है। और ये डिसाइड करते हैं कि ये अपने सातों हिस्से बांट लेंगे और इनकी चांदी चांदी हो चुकी है। लेकिन जिन्हो यहाँ पे काफी दिल का अच्छा होता है, वो जिन्हो का कॉन्ट्रैक्ट देखता है और वो कहता है कि हे डोंगसुक, इस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि जो क्रिस्टल्स हमें 20 से मिलेंगे उसका तुम कोई हिस्सा नहीं करने वाले, लेकिन जो माना क्रिस्टल मिलेंगे उनके तो हम 8 हिस्से कर सकते हैं ना। तो डोंगसुक कहता है हाँ वो तो बात है, चलो ठीक है, चिंता वाली कोई बात नहीं है, हम सबको एक बराबर हिस्सा मिलेगा, लेकिन उससे पहले हमें
डंजन के बॉस से निपटना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा स्पाइडर वाला मॉन्स्टर होता है, लेकिन वो अभी सो रहा होता है, तो उसको देख के ज्यादा टेंशन नहीं लेते। बस ये है कि इनको जल्द से जल्द इन माना क्रिस्टल्स को माइन करना होगा और जल्द से जल्द यहाँ से निकलना पड़ेगा। ठीक है, तो ये लोग अपना कुछ सामान नहीं लाए होते भाई, इन्होंने ये नहीं सोचा था कि इतने सारे क्रिस्टल्स होंगे यहाँ पे, तो उस हिसाब से ये हथियार नहीं लेके आए, तो ये जाते हैं वापस हथियार लेने के लिए। तो डोंगसुक कहता है चिंता मत करो, तुम दोनों यहाँ पे रुको, और वो वैसे भी सो रहा है, वो तुम्हें कुछ नहीं करने वाला। ठीक है, वैसे मेरे को अपनी टीम से कुछ बात करनी है। जिनवी याद करता है कि डोंगसुक ने कहा था ये लोग अपने सारे के सारे मिशन बिना हीलर के करते हैं। उसने कहा सारे के सारे मिशन, इसका मतलब ये है कि वो पहले भी सी रैंक के डंजन्स में जा चुके हैं, तो इस हिसाब से तो उनके पास 8 मेंबर्स होने चाहिए थे ना, 6 क्यों है? तो इससे पहले कि जिन्हों समझ पाए तभी डोंगसुक अपने असली रंग दिखा देता है और वो कहता है क्यों बॉस चेंबर को बंद कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे एक काफी खतरनाक एक्सप्लोजन करते हैं, जिस वजह से जिनवो और जिनहो दोनों के दोनों अंदर फंस जाते हैं। वही दूसरा मिस्टर सॉन्ग ने पहले ही जिनवो को इत्तला किया था कि इस इंडस्ट्री में काफी खतरनाक और घटिया लोग हैं। अब तुम्हें पता ही है कि डंजन में जाने से वैसी जान पे खतरा होता है, तो कुछ लोग इसका फायदा उठाते हैं और क्राइम कर देते हैं। उन्हें पता होता है कि वो कभी भी पकड़े नहीं जाएंगे, क्योंकि डंजन्स के अंदर कोई सिक्योरिटी कैमरास नहीं होते और ना ही कोई जीतता जाता इंसान होता है जो कि विटनेस बने। इसलिए अक्सर ऐसा होता है कि वो कमजोर लोगों को पीछे छोड़ देते हैं दुश्मन के पास, या फिर उन्हें हमेशा के लिए छोड़ देते हैं, जैसे कि एक छिपकली अपनी पूंछ को काट के भाग जाती है। तो जिन्हों कहते हैं यार मुझे यकीन नहीं होता कि वो माना क्रिस्टल्स के लिए हमको जान से मारने के लिए तैयार हो गए हैं, काश मैं उस कॉन्ट्रैक्ट की बात उससे नहीं करता तो ऐसा नहीं होता। तो यार जिन्हों मन में सोचते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, वो बस इंतजार ही कर रहे थे कि हम कुछ गलत मूव करें और वो हमारे पर हमला कर दे। वो हमें जान से मारने के लिए एकदम तैयार थे हमेशा। तो यार जिन्हों ने पहले नोटिस कर दिया होता है, और इससे बड़ा क्या होगा भाई, वो बॉस भी जाग जाता है यहाँ पे, वो स्पाइडर आके यहाँ पे खड़ा हो जाता है और जिन्हों कहता है कि हे जिन्हों तुम मेरे पीछे आ जाओ, मैं तुम्हें बचाऊंगा। तो यार जिन्हों सच में काफी ज्यादा दिल का अच्छा आदमी है, लेकिन जिन्हों जब इसको देखता है तो वो कहता है ये सच में काफी ज्यादा खतरनाक है, और खासकर बात यह है कि ये सी रैंक का बॉस है जो कि हद से ज्यादा ताकतवर लग रहा है। लेकिन फिर वो उसे गॉड ऑफ स्टैच्यूज से कंपेयर करता है तो वो हंसता है और वो कहता है यार सॉरी मैंने गलत चीज बोल दी, मैं अपने सारे शब्द वापस लेता हूँ। तो वो आगे बढ़ता है इससे लड़ने के लिए और कहते हैं जिन्हों पीछे हट जाओ, मैं इससे निपटूंगा। वो यहाँ पे अपने जादू का इस्तेमाल करके उसी वाले स्वॉर्ड को लेके आता है जो कि उसे उस स्नेक वाले बीस्ट से मिली होती है। ठीक है ना, आपको याद ही होगा लास्ट एपिसोड की बात है ये। तो यार ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।